मैं आशीष सर। आज आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग सारणिक पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में बच्चों हमने सारणिक के गुणधर्म के बारे में डिस्कस किया है। इसमें हम लोग 4 गुणधर्म को डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है ना? आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सारणिक के गुणधर्म का 5वां प्रॉपर्टी हम लोग क्या क्या है। जरा ध्यान दें बच्चों, 5वां प्रॉपर्टी हम लोग क्या क्या है। 5th प्रॉपर्टी कहा जा रहा है यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योगफल होता है तो उस सारणिक को उसी कोटि के 2 सारणिकों के योग के रूप में विभक्त किया सकता है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि किसी सारणिक में अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट जो है, ईच एंड एवरी एलिमेंट अगर किन्हीं 2 एलिमेंट के सम के रूप में लिखे हो तो उसको क्या किया जाता है, उस सारणिक को 2 सारणिकों हम लोग विभक्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 सारणिकों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनका जो दोनों सारणिकों का जो आर्डर होगा बच्चों वो सेम आर्डर का होगा। आइए जरा एग्जांपल से समझते हैं इसको तो अच्छे से समझ में आएगा। कहा जा रहा है कि ये हमारे पास एक बच्चों डिटर्मिनेंट है। क्लियर है ना? ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जो जिसमें एलिमेंट का बिहेवियर इस तरीके से है। अब जरा ध्यान से समझिए बच्चों, जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम जो है उसमें के ईच एंड एवरी एलिमेंट, यानी इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या है, वो 2 एलिमेंट के सम के रूप में है। क्लियर ना? 2 एलिमेंट के सम के फॉर्म में। अब जरा ध्यान दें, इसमें क्या किया गया है कि इनको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। एक ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसका भी आर्डर बच्चों 3x3 है क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है 3 है। इसमें भी ये भी क्या है 3 आर्डर का हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट है। इनमें देखिए फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ा और इधर के कहने का मतलब ये फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट का इस तरीके से सारे एलिमेंट को अरेंज कर डाला। फिर हमारे पास ये बच्चों जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट है उनको इस तरीके से यहीं पे लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एलिमेंट नेक्स्ट है, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा है, उनको अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में लिख दिया। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम जो भी हमारा है उनको उसी तरह लिख दिया बच्चों। ये कहने का मतलब यह है क्या है, इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना? आइए जरा समझते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 है बच्चों, इनको जरा देखते हैं, इनको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया सकता है। तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इनको हम ब्रेक कर लेते हैं। क्लियर है ना? आइए जरा देखते हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पे ब्रेक करेंगे बच्चों। जरा ध्यान दें, यहाँ पे कॉलम इस वाले डिटरमिनेंट में क्या था कि कॉलम जो था वो 2 एलिमेंट्स के एडिशन के फॉर्म में था। क्लियर है? कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट 2 एलिमेंट के एडिशन के फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेकंड रो के ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या है 2 एलिमेंट के सम के एडिशन के सम के फॉर्म में है या एडिशन के फॉर्म में है। आइए जरा समझते हैं इनको ब्रेक कैसे करते हैं। तो इनको ब्रेक करने का प्रोसीजर वही है बच्चों कि हमारा फर्स्ट रो और सेकंड रो तो उसी तरीके के, यानी ए बी अगेन व्हाट सी। फिर यहाँ से बच्चों फर्स्ट एलिमेंट ए बी सी, ये हो जाएगा एक्स वाई और फिर से क्या बच्चों जेड। क्लियर है ना? तो ये तो फर्स्ट एलिमेंट का बिहेवियर होगा प्लस। अब दूसरे डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहे तो उसमें क्या लिखेंगे, तो ये तो वही रहेगा ए बी सी। क्लियर है ना बच्चों? लेकिन अब की बार इसका सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, यानी एक्स वाई या फिर से क्या जेड। क्लियर है? फिर भी यहाँ एक्स वाई या फिर से क्या बच्चों जेड। जरा ध्यान दें, इनको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इससे पहले हम प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं कि किसी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर आपस में इक्वल है बच्चों तो उस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। क्लियर है ना? इसमें जरा ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे R1 इज इक्वल टू किसके है बच्चों R2 के। R1 इज इक्वल टू किसके है R2 के। और यहाँ पे भी जरा देख लें बच्चों की जो R2 है वो इक्वल टू किसके है R3 के। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0, यानी ओवरऑल की वैल्यू हमको क्या मिल गई बच्चों 0। यानी इस प्रॉपर्टी के बेस पे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना कितना आसान हो गया। इनमें बच्चों क्या किया हमने कि 2 प्रॉपर्टी का यूज किया। पहले तो फर्स्ट इस 5th नंबर प्रॉपर्टी का यूज किया और सेकंड प्रॉपर्टी का क्या यूज किया, किसी भी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर आपस में इक्वल है तो उस सिचुएशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 होती है। क्लियर है ना? उस सिचुएशन में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 0। रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 है, R1 इक्वल टू R2 और R2 इज इक्वल टू क्या है R3। इस सिचुएशन में ये वाला भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू ओवरऑल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये हमारा क्या हो गया प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर है ना? आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आइए बच्चों 6 नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 6 नंबर की प्रॉपर्टी हम लोग की क्या है कि यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर यानी किसी कांस्टेंट से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या किसी अन्य स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए। क्लियर है बच्चों? जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणिक का मान क्या होता है बच्चों अपरिवर्तित होता है, यानी चेंजेबल नहीं होता है। क्लियर है ना? कहने का मतलब ये है बच्चों किसी डिटर्मिनेंट को आप पकड़ो, किसी एक रो
या किसी एक कॉलम को पकड़ लो, उसको किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को, तो उसमें क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई कर जाए, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए और उसी के संगत करेस्पॉन्डिंग किसी रो के ईच एंड एवरी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो उस सारणिक के मान में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। क्लियर बच्चों? आइए जरा समझते हैं इसको, आइए जरा ध्यान देते हैं एग्जाम प्रूफ इसका जरा देख लेते हैं कि इसका प्रूफ क्या होगा। जरा ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है बच्चों, क्लियर है ना, जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम C1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कहाँ पे C1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि C1, यानी कहने का मतलब ये है कि हम किसी एक कॉलम को पकड़ लेते हैं। मान लीजिए हमारा सेकेंड कॉलम को पकड़ लिए, क्लियर है बच्चों, सेकेंड कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी सेकेंड कॉलम के ईच एंड एवरी एलिमेंट को किसी स्केलर, ये के जरूरी नहीं है, आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं। यहाँ पे के हमारे पास एक क्या है, अचर है, तो इसको ईच एंड एवरी एलिमेंट में, इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी और इस तरीके से यहाँ भी मल्टीप्लाई करने के बाद करस्पॉन्डिंग किसी भी कॉलम को ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमने फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दिया है, क्लियर है बच्चों, फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दिया। देखिए जहाँ ध्यान देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट कॉलम पे हो रहा है, तो लगाते ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब इस पे अप्लीकेबल करेंगे तो ट्रांसफॉर्म होकर ये आएगा, क्लियर है ना। देखिए क्या है कि यहाँ से हम इनमें के का मल्टीप्लाई करना है, इनमें ऐड करना है, इनमें के का मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो डाटा कहाँ आएगा बच्चों, तो फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे आएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ भी इस तरीके से इसमें भी के का मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, तो ये पूरा डाटा इस तरीके से आ गया। अभी इससे पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के जो अवयव है 2 या 2 से अधिक अवयवों के रूप में अगर है, तो उस सिचुएशन में इनको हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक सारणिकों के रूप में क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। हमने विभक्त कर दिया इसको। अगर ध्यान दीजिए ये इसी तरीके से रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट, फिर करने का मतलब फर्स्ट रो का ईच एंड एवरी, फर्स्ट कॉलम का ईच एंड एवरी एलिमेंट हम लोग इसमें लिखेंगे, फिर सेकंड कॉलम का, फिर थर्ड कॉलम का, फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला एलिमेंट लिखेंगे, ये फिर इस तरीके से लिख दिया। ध्यान दीजिए ईच एंड एवरी एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई है, तो उसको हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लिया। अब जरा ध्यान दीजिए ऐसा करने पे बच्चे हुआ क्या कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकंड आपस में इक्वल हैं। और एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़े है किसी भी डिटर्मिनेंट में कि अगर 2 कॉलम या 2 रो अगर आपस में इक्वल हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये कुछ नया नहीं है, हम लोग का क्या है, डेल्टा ही है। तो डेल्टा प्लस 0 फिर से क्या आ गया, डेल्टा, यानी कहने का मतलब ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद भी इस डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्लियर है ना, इसके डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, क्लियर है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। आइए बच्चों सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आइए इनको बारी बारी से सॉल्व करके देखते हैं इनका सोल्यूशन क्या होगा, क्लियर है बच्चों। आइए देखते हैं। तो सोल्यूशन आप फर्स्ट देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान देंगे, सोल्यूशन आप फर्स्ट, जरा ध्यान दीजिए, कहा गया है कि बिना प्रसार किए, जरा ध्यान दे बच्चों, इसको एक्सपेंड नहीं करना है, इसमें प्रॉपर्टी का यूज करके कहा गया है कि बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए कि ये जो डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी, क्लियर है ना। आइए जरा देखते हैं। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट को लिख लेते हैं, कितना बच्चों, एक्स वाई, फिर से कितना है बच्चों, जेड है, एक्स वाई जेड, इधर कितना बच्चों, ए बी सी, और ये एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, और ये जेड प्लस सी है, क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, इनको हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 से अगर एक्सपेंड करें, यानी कहने का मतलब ये है किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट अगर 2 एलिमेंट्स के सम के रूप में लिखे हैं, तो इनको हम लोग 2 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। जरा ब्रेक करके देखते हैं तो क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान दें। तो हो जाएगा एक्स वाई, या फिर से क्या बच्चों, जेड, ये ए बी सी, अगेन क्या होगा बच्चों, एक्स वाई, या फिर से क्या, जेड, बीच में सिंबल प्लस का है, देखिए तो प्लस लिख दिया, फिर डिटर्मिनेंट का सिंबल फिर से वही बच्चों, एक्स वाई जेड, अगेन वाई, ए बी सी, फिर से क्या, ए बी, और फिर से क्या, सी। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग इसमें प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं, जरा ध्यान दे बच्चों, इसमें आप देख रहे होंगे कि C1 की वैल्यू C3 के इक्वल है, क्लियर है ना, कि फर्स्ट कॉलम जो है वो थर्ड कॉलम के इक्वल है। और यहाँ से क्या पता चल रहा है बच्चों कि C2 इज इक्वल टू क्या हो गया, C3, यानी कहने का मतलब ये सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि इस वाले भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 और इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया, 0। ये हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। तो इसमें देखिए कोई एक्सपेंशन वगैरह नहीं लगा, लेकिन हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करके क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ कर दिए, क्लियर है ना। तो इसी को बोला गया है बिना विस्तार की, इसको एक्सपेंड नहीं करना है, इसमें प्रॉपर्टी का यूज करके ये बताना था कि इसकी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी, क्लियर है। आइए देखते हैं सोल्यूशन ऑफ सेकंड, जरा ध्यान दीजिए बच्चों, सोल्यूशन ऑफ सेकंड में क्या कहा है कि निम्नलिखित या निम्न का मान ज्ञात करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है बच्चों, क्लियर है ना। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू
बताने से पहले जरा ध्यान दे कि किसी डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करें, क्लियर है ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है बच्चों, उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे जो हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इससे पहले पढ़ चुके हैं, या जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जरा ध्यान दे इसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो आपको ये दिमाग में हमेशा चलना चाहिए बच्चों कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 बना लें। क्या बना ले बच्चों? मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 बना ले। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको सोचना है, क्लियर है ना। आइए ध्यान दीजिए बच्चों, इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि या तो इन दोनों को 0 कर ले या इन दोनों को 0 कर ले किसी तरीके से। तो उनको ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसीजर क्या है, अगर मैं इनका सोल्यूशन देखना चाहूँ तो इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, इसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा रहे हैं बच्चों को, R2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्लियर है ना। R2 को कहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि R2 माइनस R1 कर दे रहे हैं बच्चों, R2 माइनस R1। तो इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे डाटा हमको 0 मिलेगा, क्लियर है ना। और एक ट्रांसफॉर्मेशन ये भी लगाना है बच्चों कि R3 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं R3 माइनस R1, क्लियर है। आइए लगा के देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों होता क्या है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हम इस वाले डिटर्मिनेंट पे अप्लाई करेंगे तो ये डाटा क्या हो जाएगा, 1A अगेन क्या मिलेगा बच्चों, BC हियर 0, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या लिखेंगे, B माइनस A, क्लियर है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो CA माइनस BC, क्लियर है बच्चों, CA माइनस BC, क्लियर है ना। हम लोग सेकेंड रो में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, थर्ड रो में लगाए तो ये 0 हो गया बच्चों। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो C माइनस A बच्चों, क्लियर है ना। C माइनस A इसमें सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या मिलेगा, AB माइनस BC, क्लियर है बच्चों, AB माइनस BC। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इतना करने के बाद हमको क्या मिला कि हमने क्या बना लिया कि दो किसी भी मतलब डिटरमिनेंट में 0 बनाने का प्रयास किया, नंबर ऑफ एलिमेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 बना दे। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया बच्चों 1A हियर व्हाट BC, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 0, ये हो गया B माइनस A। और यहाँ से अगर बच्चों हम कॉमन लें, क्या अगर आप चाहें तो माइनस C कॉमन ले सकते हैं बच्चों, माइनस C लेंगे तो B माइनस A मिल जाएगा, क्लियर है ना। माइनस C कॉमन लेंगे तो B माइनस A मिल जाएगा। इधर देखिए नीचे थर्ड रो में ये हो गया 0, ये हो गया C माइनस A। और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लें बच्चों, जरा ध्यान दें, यहाँ से अगर हम लोग माइनस B कॉमन लें तो हमको मिल जाएगा C माइनस A, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए कि सेकेंड रो और थर्ड रो से, क्लियर है ना, सेकेंड रो और थर्ड रो से, सेकेंड रो से B माइनस A, क्लियर है ना, B माइनस A, और थर्ड रो से C माइनस A मिल रहा है, क्लियर है बच्चों। सेकेंड रो से B माइनस A और थर्ड रो से क्या मिल रहा है बच्चों, C माइनस A। तो जरा कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, B माइनस A अगेन C माइनस A, क्लियर है बच्चों, B माइनस A C माइनस A। तो बच्चा क्या, जरा ध्यान दे बच्चों, ये हो गया 1A अगेन क्या मिला BC, इधर हो गया बच्चों 0, यहाँ मिला 1, यहाँ मिला बच्चों माइनस C, ये 0 1 और ये माइनस B, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान सुनिए, अगर हम इसको C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, क्लियर है ना, इसको C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दे तो जरा ध्यान दें क्या हमको मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, ये मिलेगा B माइनस A और ये हो जाएगा C माइनस A। अब जरा ध्यान दे बच्चों, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए मिलेगा माइनस B और बीच में होता है माइनस तो प्लस C मिलेगा, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। आइए अब ओपन करके देखते हैं तो क्या मिला, B माइनस A, क्लियर है, C माइनस A और इसको हम लोग लिख सकते हैं C माइनस क्या बच्चों B, क्लियर है ना। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अच्छे पैटर्न में लिखना चाहें तो इसको थोड़ा सा यहाँ से अगर हम कॉमन करें नेगेटिव तो क्या मिलेगा, A माइनस B, क्लियर है ना। और यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन कर ले बच्चों तो मिलेगा B माइनस C, और वो दोनों नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, और ये हो जाएगा C माइनस कितना बच्चों A। ये हम लोग का आंसर होगा, क्लियर है ना, इसका ध्यान रखेंगे, क्लियर है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ बच्चों, जरा ध्यान दें, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो उसमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है बच्चों कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा कि R2 को एक्सपेंड कर दिया कि R2 माइनस R1, और R3 को एक्सपेंड कहाँ कर दिया, या R3 को कहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया, R3 माइनस R1 पे, क्लियर है ना। अब इनको ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद इस तरीके से बिहेवियर मिला तो इसमें इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि R2 और R3 से
बी माइनस ए और सी माइनस ए, सॉरी हाँ, बी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन है बच्चों, क्लियर है ना। तो यहाँ से बी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन कर लिया तो डिटर्मिनेंट का बिहेवियर ये हो गया, क्लियर है। अब इसमें और कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे और ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी इससे ज़्यादा एलिमेंट जीरो हो नहीं पाएगा, तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, तो C1 के रिस्पेक्ट में, क्लियर है ना। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, C1 के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर दिए, इसका विस्तार कर दिए। जब विस्तार करेंगे तो ये एलिमेंट तो वही रहेंगे, इसका आएगा 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बाकी सारे एलिमेंट बच्चों जीरो हो जाएंगे, क्लियर है ना। बाकी सारे एलिमेंट इसमें क्या होंगे, जीरो, क्लियर है ना। इसके सारे एलिमेंट इसके आगे के जीरो हो जाएंगे, बाकी इनको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये जो रिजल्ट आया ये हमारा इस दिए डिटर्मिनेंट का क्या होगा, सोल्यूशन होगा, क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू जीरो होगी। जरा ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे जो ओमेगा है लिखा गया है, ओमेगा इकाई का अधिकल्पित घनमूल है। आपने क्लास 11th में बच्चों पढ़ा होगा इकाई घनमूल निकालना, क्लियर है ना। अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है, क्लियर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से सॉल्व करा जाए तो आपने सॉल्व करके देखा होगा क्लास 11th में कि बच्चों यहाँ से 3 रूट आते हैं, एक होता है 1, क्लियर है ना, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनको बोलते हैं इकाई घनमूल, क्लियर है ना, इकाई घनमूल। आइए जरा समझते हैं कि यहाँ पे इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टी होती है इनकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, क्लियर है ना। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 0 होती है, क्लियर है ना। इन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बच्चों हम लोग, इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम इनको प्रूफ करेंगे, क्लियर है ना। आइए जरा समझते हैं। आइए बच्चों इनका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है जरा ध्यान दें। प्रूफ है क्या कि पहले डिटर्मिनेंट को लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट कितना है, 1 ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है ना। फिर ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, फिर से कितना बच्चों 1, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि इन प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं, इस सब प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया बच्चों, क्या कि हम ये ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, C1 को ट्रांसफॉर्म करेगा C1 प्लस C2 प्लस का C3, क्लियर है ना। तो जरा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम लोग कर दे बच्चों, तो यहाँ हो गया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। बाकी यहाँ मिला ओमेगा स्क्वायर 1, फिर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, फिर से कितना बच्चों 1, क्लियर है। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और फिर से कितना 1। अब जरा ध्यान दे बच्चों कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम पे ईच एंड एवरी एलिमेंट कॉमन है, क्लियर है ना। तो कॉमन निकाल दीजिए तो कितना मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा 1 1 1, फिर से यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, फिर से कितना बच्चों 1, क्लियर है। अब जरा ध्यान दें कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो कहने का मतलब 0 इंटू एनी डिटर्मिनेंट, 1 1 1, और फिर से ओमेगा स्क्वायर 1, क्लियर है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब जरा ध्यान दें 0 इंटू एनी डिटर्मिनेंट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0। ये हमारा हो गया क्या इसका, क्लियर है ना। तो ध्यान देंगे बच्चों कि ये हमारा इकाई घनमूल ओमेगा है। इस तरीके के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कैसे होगी, तो इन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम इनको दिखा देंगे क्या है ये, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्लियर है ना। आइए हम लोग देखते हैं 4th का सोल्यूशन, क्लियर है, प्रूफ। आइए जरा ध्यान से समझिए बच्चों, ये 4th का प्रूफ कैसे देखेंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू क्या लिखा है, y प्लस अल्फा y, फिर बच्चों y फिर y प्लस अल्फा y और y प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू हमको प्रूफ करके दिखानी कि अल्फा स्क्वायर इन ब्रैकेट 3y प्लस अल्फा होगी, क्लियर है। आइए जरा ध्यान से समझते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाना है बच्चों, जरा ध्यान दें कि इसमें आप देख रहे होंगे कि ईच एंड एवरी रो या ईच एंड एवरी कॉलम में हर एक एलिमेंट को अगर हम सम कर दें किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में, यानी फिर से वही ट्रांसफॉर्मेशन C1 को ट्रांसफॉर्म कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया जाए बच्चों, क्लियर है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा जरा ध्यान दे बच्चों, तो ये मिलेगा y, तो 3 टाइम्स y प्लस अल्फा मिलेगा। फिर यहाँ से y, इसका मतलब 3y प्लस अल्फा मिलेगा बच्चों। फिर से क्या मिलेगा 3y प्लस अल्फा, क्लियर है ना, 3y प्लस अल्फा। आगे क्या मिलेगा, ये तो वही रह जाएगा y प्लस अल्फा, फिर से यहाँ कितना बच्चों y
यार इधर फिर कितना y, ये भी y और y प्लस कितना बच्चों अल्फा। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दें कि फर्स्ट कॉलम में ईच एंड एवरी एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं। क्लियर है ना। कितना 3 प्लस अल्फा, तो कॉमन ले लेते हैं 3y प्लस अल्फा। 3y प्लस अल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो बचा डिटर्मिनेंट का बिहेवियर क्या हो गया बच्चों, जरा ध्यान दें 1 1 1, फिर से हो गया 1 या सॉरी y प्लस अल्फा, ये हो गया बच्चों कितना y, इधर से देखिए y हो गया y या y प्लस फिर से क्या बच्चों अल्फा। अब जरा ध्यान दें, हमने बताया था किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले हम लोग उसके एलिमेंट में, उसके डिटर्मिनेंट के ईच एंड एवरी एलिमेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना बच्चों। अब जरा ध्यान देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा रहे हैं बच्चों, तो इनको 0 कर लो, आप इनको 0 कर लो। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का प्रोसीजर क्या है, ध्यान दें कि हम R2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कहाँ बच्चों, तो R2 माइनस R1 कर देते हैं, और R3 को बच्चों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कहाँ, R3 माइनस R1 कर दे रहे हैं। क्लियर है ना। आइए जरा सॉल्व करके देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से बच्चों, 3y प्लस अल्फा मिलेगा। क्लियर है ना, 3y प्लस अल्फा। अगर इनको सॉल्व कर लिए, जरा ध्यान देते हैं क्या क्या मिलेगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो 1y और ये फिर से y हो गया। अब जरा ध्यान दे बच्चों, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 0 हो गया, y प्लस अल्फा माइनस वाई, तो फिर से क्या मिल गया बच्चों अल्फा, y माइनस वाई, फिर से क्या मिला 0। अब जरा ध्यान दे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी 0, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ अल्फा मिलेगा। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते, इस वाले डिटरमिनेंट में कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो जरा ध्यान दें, इनको हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो C1 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष। क्लियर है ना बच्चों, C1 के सापेक्ष इसका हम विस्तार कर दे रहे हैं, किसका, इस डिटरमिनेंट का। तो आएगा कितना, जरा ध्यान दें, ये हमारे पास तो 3y प्लस अल्फा तो रहेगा बच्चों। अब जरा ध्यान दें 1 इंटू 1 और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर इन ब्रैकेट 3y प्लस अल्फा। क्लियर है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इनका ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। और ज़्यादा ध्यान दें, किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते वक्त बच्चों इस चीज का ध्यान दें कि उस डिटरमिनेंट के ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब डिटरमिनेंट के जो भी एलिमेंट हो उनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 0 बनाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 बनाए। जब 0 बन जाए ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद तो उनको एक्सपेंड कर दे, तो बेसिकली जो प्रूफ करना है वो इजिली आप प्रूफ कर पाएंगे। क्लियर है ना बच्चों। इसमें सारा कुछ जो है बच्चों वो सेल्फ के थिंकिंग पे है, ठीक है ना। उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे कि इस तरीके का जो प्रूफ करना है उन पे आपका ध्यान चला जाए। क्लियर है ना, वो इजिली आप प्रूफ कर पाएं। तो ये बच्चों डायरेक्ट नहीं, 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। क्लियर है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आइए बच्चों लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। कहने का मतलब यह है कि डिटर्मिनेंट की सहायता से हम लोग किसी भी त्रिभुज के अगर हमको शीर्ष पता हो बच्चों तो उस सिचुएशन में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आइए जरा समझते हैं, जरा ध्यान देंगे। कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, ये मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष जो है, शीर्ष बिंदु जो है हमारे, उसके निर्देशांक क्या है, ए का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 और c का कोऑर्डिनेट x3 y3 अगर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। डिटर्मिनेंट में बच्चों क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और फिर 1 1 1। इनको बच्चों सॉल्व कर लेंगे, इस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी, क्लियर है बच्चों, इस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो जो वैल्यू होगी वो इस दिए गए ट्रायंगल का एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा ज़्यादा ध्यान दे बच्चों, अगर नेगेटिव डाटा आता है तो हम नेगेटिव डाटा को छोड़ देंगे यानी नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर है ना, इसका ध्यान रखेंगे। आइए जरा आगे देखते हैं क्या है। क्या कहा गया है कि अगर किसी त्रिभुज के 3 बिंदु अगर हमको संरेख दिखाने हैं, क्लियर है बच्चों, किसी त्रिभुज के अगर 3 बिंदु को हमको संरेख दिखाना है, इसका मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 होगा, तो ये डेल्टा इज इक्वल टू 0, इसको इंप्लाई करा तो ये डाटा 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना, ये डाटा किसके इक्वल होगा बच्चों, 0 के इक्वल होगा। ये 1/2 उधर भेजेंगे तो 0, यानी हमारे पास एक परफेक्ट डाटा निकल के आ गया कि अगर किसी भी कोई 3 बिंदु को अगर हमको संरेख दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में उसकी वैल्यू किसके बराबर दिखानी पड़ेगी बच्चों, 0 के बराबर दिखानी पड़ेगी। तो ये शर्त है क्या, 3 बिंदु के संरेख होने की। और ये जो बच्चों शर्त है, ये वाली शर्त, क्लियर है ना, ये जो शर्त है, ये शर्त क्या है कि 3 बिंदु अगर पता हो त्रिभुज के, यानी 3 शीर्ष पता हो, तो उस सिचुएशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो। क्लियर है ना। सारणिकों का प्रयोग करके 2 बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 बिंदु हो तो सारणिकों का प्रयोग करके हम कैसे 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। जरा ध्यान दें बच्चों, देखिए क्या कहा गया है कि यदि 2 बिंदु हो, ए जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता है कितना है बच्चों, x1 y1, तथा एक बिंदु हमारे पास है x2 y2,
है तो इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होगा बच्चों उसको कैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे x1 y1 x2 y2, ये हो गया बच्चों x y वेरिएबल है जो हम लोग यहाँ से इस तरीके से भी डाटा उठा के रखेंगे, और ये एक्स वाई अपने से रखेंगे 1 1 1, इसकी वैल्यू को 0 के अगर इक्वल कर देंगे तो 2 पॉइंट जो भी हमारे दिए रहेंगे उनका उनसे पास होने वाले लाइन का इक्वेशन ये दे देगा। क्लियर है ना बच्चों, इनका ध्यान रखेंगे। ये जो है वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का डिटर्मिनेंट मेथड है। क्लियर है ना, आइए जरा समझते हैं, इनके हम एग्जाम्पल को देखेंगे। पहले जरा समझिए जरा, ये इसके कुछ नोट है उनको जरा समझ लेते हैं। कहा गया है कि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, सबको पता है बच्चों, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आगे कहा गया इसलिए सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है किसी डिटर्मिनेंट का हम लोग अगर हम लोग ट्रायंगल के वर्टिसेस हमको पता है, अगर हम उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं बच्चों, तो उस सिचुएशन में अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है तो हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे और किसको पकड़ेंगे, हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर है ना, इसका ध्यान रखेंगे। आइए जरा देखिए, ये सेकेंड नोट जो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है कि यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्लियर है ना, यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो गणना के लिए सारणिक का धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास वर्टिसेस पता है, लेकिन वर्टिसेस में भी कुछ ऐसे वर्टिसेस हैं जिनमें कुछ वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है हमारे पास डाटा। क्लियर है ना, वो परफेक्ट वैल्यू ना दे करके कुछ वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है और एरिया हमको दे रखा है। तो उस सिचुएशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा तो डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस सिचुएशन में आप याद रखेंगे जब कभी भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू समथिंग 1/2, इस तरीके से जो डाटा होता है उसको जब कभी भी इक्वल करेंगे किसी परफेक्ट वैल्यू, हमारे पास क्षेत्रफल दिया होगा तो वो क्षेत्रफल जब कभी भी लिखेंगे तो वो प्लस माइनस के फॉर्मेट में लिखेंगे। और मान लीजिए हमारे पास क्षेत्रफल 25 स्क्वायर यूनिट है तो हम उसको लिखेंगे कितना, प्लस माइनस 25 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है ना बच्चों, ध्यान रखेंगे। इन पे भी हम क्वेश्चन अभी एक कराएंगे तुरंत इसी के बाद, ठीक है ना। आइए नोट नंबर 3 देखते हैं, जरा ध्यान देंगे। कहा जा रहा है कि 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल जो होता है वो शून्य होता है। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, याद रखेंगे। क्लियर है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। यानी 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। क्लियर है ना, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए इसके एग्जाम्पल और नोट नंबर 2 का एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर है ना, आइए बच्चों नोट से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो इसमें 2 प्रश्न हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न क्या है कि सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमको चाहिए। तो सारणिकों का प्रयोग करके बताना है बच्चों। इस सिचुएशन में हम लोग क्या पढ़े थे, फार्मूला क्या था बच्चों, तो फार्मूला याद दिला देते हैं बच्चों। ये था x1 x2 x। क्लियर है ना, ये y1 y2 y1 1 1 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। क्लियर है ना, ये क्या है, ये किसी भी डिटर्मिनेंट के माध्यम से 2 बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण निकालने का एक फार्मूला है। क्लियर है ना, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। आइए जरा देखते हैं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चों। तो वैल्यू कितनी है जरा ध्यान देंगे आप, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, जरा ध्यान दे वैल्यू कितना है बच्चों। तो ये है 3 अगेन 9, फिर ये कितना बच्चों x, इधर देखिए y1 की वैल्यू 1 3 और फिर से कितना बच्चों y, और ये हो गया 1 1 1। क्लियर है, इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब इनको सॉल्व करते हैं। आप चाहे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना, आइए जरा ध्यान से देखते हैं इनको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है कि किन्हीं 2 को आप एक्सपेंड कर दें, किन्हीं 2 को मैक्सिमम 0 बनाने का प्रयास पहले करिए। तो मैक्सिमम 0 बनाने का प्रयास करें तो R1 को ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं बच्चों, कहाँ से, या एक्सपेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंड को भी आप कर सकते हैं। क्लियर है, आइए एक्सपेंड करके देख लेते हैं। तो R1 के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको एक्सपेंड करें बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में, R1 के रिस्पेक्ट में, जरा ध्यान दें बच्चों। तो यहाँ मिलेगा 3 और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस कितना बच्चों y, तो फिर से क्या हो गया 3 माइनस y। क्लियर है ना, बीच में सिंबल लगेगा -1, ये माइनस का सिंबल, और ये फिर हो गया 1। इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम, ये वाला रो एलिमिनेट क्लोज कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 3, और ये फिर से कितना बच्चों x, तो 9, ये हो गया 9 और फिर से ये कितना हो गया x, तो हो गया 9 माइनस कितना बच्चों x। क्लियर है ना, आगे बढ़ जाइए तो हो गया कितना, ये माइनस ना होकर के +1 हो जाएगा, +1, और इनके करस्पॉन्डिंग ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, कितना मिलेगा 9y। क्लियर है बच्चों, 9y और माइनस इधर से कितना मिलेगा 3x।
क्लियर, इज इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन। क्लियर, मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 9 माइनस 3y। क्लियर है ना बच्चों, इनको ओपन करा तो माइनस हो गया 9 और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके हो गया पॉजिटिव, तो x हो गया, फिर प्लस 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों, इनको सॉल्व करते जरा ध्यान दें, सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, तो x वाले टर्म जिनको है उनको एक तरफ करी, तो x वाले टर्म को एक तरफ किया तो ये हो गया कितना बच्चों, जरा ध्यान दें, माइनस 3x और ये x। क्लियर है ना, तो माइनस 2x। इधर देखिए बच्चों, ये 9y प्लस में माइनस 3y है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 6y। क्लियर है ना, कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म प्लस 9 माइनस 9। क्लियर है ना, प्लस 9 माइनस 9 एलिमिनेट हो जाएगा और ये क्या हो गया 0। ये जो इक्वेशन बन के आया बच्चों, यही हमारा क्या है, लाइन का इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया, यानी 3,1 और 9,3 से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो 2x माइनस 6y, 2x माइनस 6y। क्लियर है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। देखिए है क्या, कहा गया है कि एक त्रिभुज के शीर्ष, कहने का मतलब किसी भी ट्रायंगल के हमको वर्टिसेस दे रखा है, ये -2, 0, 0, 4 और 0, k है। क्लियर, आगे क्या बोला गया है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4 वर्ग इकाई है, कहने का मतलब 4 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है ना, तो k की वैल्यू पूछी जा रही है। क्लियर है, तो जरा ध्यान दे बच्चों, अगर त्रिभुज के शीर्ष पता होते थे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमको पता होता था, डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या पढ़े थे बच्चों, x1 x2 x3, ये y1 y2 y3, ये हो गया बच्चों 1 1 1। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दें, हमको इसकी वैल्यू पता है, लेकिन नोट में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब कभी भी हमको क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल हमेशा प्लस माइनस लेते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव लगा के लेते हैं, तो +-4 इसी की मैं बात कर रहा था। नोट जो था नोट नंबर 2 में हमने यही पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पता हो, तो अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमको निकालना होता है, जैसे यहाँ पे k वगैरह की वैल्यू निकालना हो, तो क्षेत्रफल हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में लेंगे। क्लियर है बच्चों, इसका ध्यान रखेंगे। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 डिटर्मिनेंट में वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया -2 बच्चों 0, फिर से क्या हो गया 0, -2 0 0। अब y1 की वैल्यू 0 4, और फिर से कितना बच्चों के, और इधर 1 1 1। क्लियर है बच्चों, इनका ध्यान रखेंगे। क्लियर, सॉल्व कर देते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो ये मिलेगा +-8 इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर देते हैं बच्चों, किसके करस्पॉन्डिंग, तो C1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर देंगे तो कितना मिलेगा, -2 इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो हो जाएगा 4 माइनस कितना बच्चों के। क्लियर है ना, इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा -8, और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, -2 के हो जाएगा। क्लियर है, ये +-8 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी, जरा देखते हो, जो ध्यान दें आप, तो एक बार अगर हम लोग प्लस ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव जब ले रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ले ले तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू -8 + 2k। क्लियर है ना, 8 इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो 8 और 8 फिर से क्या हो गया 16 हो गया, तो ये हो गया 2k इज इक्वल टू 16, इट मीन्स k इज इक्वल टू 8। क्लियर है बच्चों, k इज इक्वल टू 8। एक वैल्यू तो ये हो गई। अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू ले तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू अगर ले तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो नेगेटिव वैल्यू ले तो -8 इज इक्वल टू -8, अब प्लस कितना 2k। क्लियर है बच्चों, -8 और फिर से कितना +2k, तो ये -8 से -8 एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से k की 2 वैल्यू निकलेगी, कौन कौन सी वैल्यू, तो k इज इक्वल टू 0 होगा और कितना होगा बच्चों 8। क्लियर है ना, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, मेन यही है कि जब कभी भी क्षेत्रफल लेंगे, इस तरीके से वेरिएबल इस k की वैल्यू निकालना चाहेंगे, उस सिचुएशन में जब कभी भी क्षेत्रफल को लेंगे तो प्लस माइनस के फॉर्मेट में लेंगे। क्लियर है ना, तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।